Bismillahirrahmanirrahim. My name is Jahanzeb Khan. Today we are going to discuss about Colpitt's Hartley oscillator हमारा टॉपिक है। तो ये ओसिलेशंस जो हमारी ओसिलेशन वाइब्रेशन जो हम जानते हैं आर सी और एल सी सर्किट्स हमने पढ़े थे। फिर इसके अलावा रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट थे। फिर आर एल सी सीरीज सर्किट भी पढ़े थे हमने सर्किट एनालिसिस में। और इसके अलावा सर्किट एनालिसिस के अलावा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 2 में भी पढ़े थे। तो आज हमने ये कॉलपिट्स और हार्टली ऑसिलेटर को डिस्कस करना है। उनकी जो डायग्राम है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर हम इसकी बेसिक्स की तरफ जाएंगे और इसको सम अप करेंगे। जो हमारा हार्टली ऑसिलेटर है, हार्टली ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ इसको कहते हैं हम टैंक सर्किट कहते हैं। और ये है इसका फीडबैक सर्किट है। ये भी बताएंगे कि फीडबैक इसे क्यों दिया जाता है। इसके टैंक सर्किट में 2 इंडक्टर्स होते हैं और एक कैपेसिटर होता है। तो ये LC सर्किट बन गया, ठीक है। और बाकी इसका फीडबैक सर्किट और कॉलपिट्स का फीडबैक सर्किट बिल्कुल सेम है। सिर्फ इनमें इस चीज़ का फ़र्क है कि इसमें 2 कैपेसिटर्स हैं और एक इंडक्टर है। उसमें क्या था, 2 इंडक्टर्स थे और एक कैपेसिटर था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ऑसिलेटर्स का पता होना चाहिए, ऑसिलेटर क्या होते हैं। अगर एक कंसीडर कर लेते हैं, मैंने एक चाइल्ड कैपेसिटर के साथ एक मैंने इंडक्टर लगा दिया। अब ये चाइल्ड कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, हम जानते हैं। ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी और इसको इंडक्टर को चार्ज करना शुरू कर देगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये डिस्चार्ज होके कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो जाएगी। सर्किट में ऑसिलेशंस पैदा हो जाएंगी, करंट हो जाएगा सर्किट में, करंट इस शक्ल का पैदा हो जाएगा। तो हमें ऑसिलेशंस मिलेंगी। अब ये जब डिस्चार्ज हो गया तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसको क्या करना शुरू कर देगा, चार्ज करना शुरू कर देगा। ये मैग्नेटिक एनर्जी इसको कैपेसिटर को चार्ज करेगी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसको चार्ज करेगी। यही चलता रहेगा, कभी ये डिस्चार्ज कभी ये डिस्चार्ज। लेंज़िस लॉ के मुताबिक जो इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन इससे ऑपोजिट होगी। इंडक्शन के थ्रू इसको चार्ज किया। ऑसिलेशंस कैसी पैदा हो रही हैं, इस शक्ल की ऑसिलेशंस पैदा हो रही हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से क्या होगा, पावर लॉसेस की वजह से जो हमारी ऑसिलेशंस हैं वो डैम्प्ड होना शुरू हो जाएंगी। हमने इन डैम्प्ड ऑसिलेशंस से बचने के लिए हमने क्या किया, कॉलपिट्स और हार्टली ने एक ऑसिलेटर डिज़ाइन किया जो इन डैम्प्ड ऑसिलेशन से हमें बचा सकता था, यानी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बचा सकता था। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डैम्प्ड ऑसिलेशन से तो ख़राब हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम चलते हैं हार्टली ऑसिलेटर की जानिब। हार्टली ऑसिलेटर में ये ऑसिलेटर लगा हुआ है आपका, जिसमें इंडक्टर्स हैं 2 और एक कैपेसिटर है। जबकि कॉलपिट्स ऑसिलेटर में जो आपका टैंक सर्किट है उसमें 2 कैपेसिटर हैं और एक इंडक्टर है। तो हम अगर हार्टली ऑसिलेटर को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें कॉलपिट्स की भी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हार्टली ऑसिलेटर में एक टैंक सर्किट है जिसमें ऑसिलेशंस पैदा हो रही हैं मगर डैम्प्ड ऑसिलेशन है। आपने ये चाइल्ड कैपेसिटर को इधर लगा दिया, उसने इनको जब ये डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर तो ये चार्ज हो जाएंगे। जब ये चार्ज हो जाएंगे, ये डिस्चार्ज हो चुका है, तो ये क्या होगा, फिर मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक करते करते लॉट ऑफ डिक्रीज पावर लॉस बहुत ज़्यादा होगा हमें। पावर लॉस होने की वजह से हमारी ऑसिलेशन क्या हो जाएगी, डैम्प्ड हो जाएगी ऑसिलेशन। वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगी, डैम्पिंग शुरू हो जाएगी। अब हमने इस डैम्प्ड ऑसिलेशन को ख़त्म करने के लिए हमने कुछ इसे फीडबैक देने के लिए एक सर्किट डिज़ाइन कर दिया ताकि इसकी डैम्प्ड ऑसिलेशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। इन डैम्प्ड ऑसिलेशन को ख़त्म करके हम एक कंप्लीट 360 की फेज शिफ्ट हासिल कर सकते थे। अब ये 360 का फेज शिफ्ट तो नहीं रहा, ये देखें कम होता जा रहा है। कहीं ऑसिलेशन ज़्यादा हो रही, कहीं कम, कभी ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक
जो हमारी फोर्स थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, वो ख़त्म हो जाती थी। फिर हमारी जो मैग्नेटिक एनर्जी थी वो ख़त्म हो जाती थी, ऑसिलेशन इसलिए डैम्प्ड आ रही थी। अब फीडबैक सर्किट में क्या किया उन्होंने, एक एम्पलीफायर लगा दिया। एम्पलीफायर हम आपको पता है किसको कहते हैं, ट्रांजिस्टर को कहते हैं। हमारे पास दो टाइप के ट्रांजिस्टर थे ना, हमने जो एफएससी में पढ़े थे, एक था एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक था पीएनपी ट्रांजिस्टर। लेकिन ये एनपीएन ट्रांजिस्टर ही हम मोस्टली सर्किट्स में यूज़ करते हैं। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक एम्पलीफायर लगाया। एम्पलीफायर का क्या मतलब होता है, आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करना, उसके एम्पलीट्यूड को बेहतर करना। एम्पलीफायर का क्या काम होता है, आपके सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, उसकी एम्पलीफिकेशन करना, उसको बेहतर करना। थोड़ा सा अब हम इस एम्पलीफायर के मुतालिक उधर जान लेते हैं। और ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगाया हुआ है, R1 R2, वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए। इसका भी बताएंगे, ये सर्किट एनालिसिस में भी हमने पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूंगा दोबारा ताकि कन्फ्यूजन कोई ना हो। ये RFC चौक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक है। यहाँ से जो हमारे पास AC सिग्नल आएगा ये उसको ब्लॉक कर देगा, तो ये DC को अलाउ करता है। ये जब AC सिग्नल यहाँ से आएगा उसको ब्लॉक कर देगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, बेस के पास आ जाएगा। फिर ये सिग्नल इस कलेक्टर के जरिए इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। ये कपलिंग कैपेसिटर है, टैंक सर्किट को कपल किया हुआ इसने फीडबैक सर्किट के साथ। ये आपका सर्किट है फीडबैक, ये टैंक सर्किट है। टैंक सर्किट कपलिंग कैपेसिटर यहाँ से कपल किया हुआ है, फीडबैक की ये वायर आ रही है इधर टैंक सर्किट से, ये टैंक सर्किट से वायर आ रही है, फीडबैक वायर है। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन को थोड़ी सी ऑसिलेशंस लेके आ जाती है यहाँ से, ये कपल किया हुआ है इसकी बेस के साथ आपके एम्पलीफायर की, मतलब कि एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो यूज़ हो रहा है। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एफएससी की बुक से आप अगर देखेंगे 18.4 ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जो टॉपिक है, ये हम अगर देखें एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो पी टाइप मटेरियल है वो बहुत बारीक लेयर दो एन टाइप मटेरियल के दरमियान क्या कर दिया जाता है, सैंडविच कर दिया जाता है। ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। एमीटर का मतलब एमिट करने वाला, खारिज करने वाला। अब खारिज कौन करेगा, जिसको हम फॉरवर्ड बाइस करेंगे। अगर इसको मैंने नेगेटिव को, ये नेगेटिव टाइप है ना, एन टाइप, नेगेटिव को नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ दूं और पॉजिटिव को पॉजिटिव एंड से जोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पुश होंगे, पी टाइप की जानिब जाएंगे। यहां पर ये बहुत बारीक लेयर है, कुछ होल्स के साथ अपना बॉन्ड बना लेंगे और मोस्टली जो है वो पास कर जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत बारीक है। वो एन टाइप मटेरियल से इस तरह करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसको ये एमीटर की, ये आपको सर्किट बना के बताया हुआ उसने, एमीटर, बेस, कलेक्टर। अब कुछ ये नीचे भी डायग्राम्स दी हुई हैं, अगर आप इसको पढ़ लेंगे मुझसे ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि आप लोग ये चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर उसने इसको सर्किट के साथ लगाया। एन टाइप मटेरियल जो है, ये एन टाइप मटेरियल नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, पी टाइप को पॉजिटिव के साथ। ये क्या है, एमीटर जंक्शन है, एमिट करने वाला। और यहाँ से अगर देखें इसको रिवर्स बाइस किया हुआ है, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ। इसको पैरे को भी आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे, ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी। तो ये इसकी बी फिगर है। इसमें ये देखें आप, जब इलेक्ट्रॉन्स पुश हुए तो वो पी टाइप मटेरियल में दाखिल हो गए, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर होल्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन जो मोस्टली हैं, क्योंकि ये बहुत बारीक लेयर है पी टाइप मटेरियल की, तो ये देखें आप आगे जाके फ्लो होना शुरू हो गए, ठीक है। ऐसे आपका जो है वो एम्पलीफायर सर्किट ऐसे वर्क करता है। अब आपको वहाँ पर समझना बहुत आसान होगा। अब हम चलते हैं अपने ऑसिलेटर्स की जानिब चलते हैं। इसमें कुछ हमें चीज़ें दी हुई हैं जो हमने फीडबैक नेटवर्क के बारे में भी हमें पता चला, एलसी ऑसिलेटर के बारे में भी पता चला, एनपीएन ट्रांजिस्टर को भी हमने देख लिया। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है अब हमारा। ये जो सर्किट है, अगर आप इतने सर्किट को देखें तो ये हमारा क्या है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। ये हमारा क्या है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। और इसके साथ हमारे कुछ कैपेसिटर्स भी लगे हुए हैं जिनको हमने देख लिया था। फिर ये रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक भी है, ये चौक लगा हुआ है। ये बताया था आपको, जो एसी को ब्लॉक कर देता है और डीसी को अपने में से गुजरने देता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ से अगर देखें, हमने उधर क्या पढ़ा था एफएससी वाली बुक में, कि जो एमीटर बेस जंक्शन है वो क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। ये बेस है,
ये एमीटर है, ये एमीटर बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बाइस कर दिया R2 रेजिस्टेंस के जरिए, और R2 के अगर आप देखें पैरेलल में एमीटर और ये RE रेजिस्टेंस है, एमीटर रेजिस्टेंस है, इसका भी हम डिस्कस करते हैं। अब अगर कलेक्टर को और आप बेस को देखें तो ये रिवर्स बाइस है। कलेक्टर और ये रेजिस्टेंस है R1, ये रिवर्स बाइसिंग की हुई है बेस के साथ इसकी, ये रेजिस्टेंस इधर लगाया हुआ ताकि वोल्टेज ड्रॉप हो सके, ताकि रिवर्स बाइसिंग हो सके। R2 इसलिए लगाया ताकि वोल्टेज ड्रॉप हो सके, ये हमारा फॉरवर्ड बाइस हो सके। और अब ये कपलिंग कैपेसिटर्स का क्या काम होता है, आपके टैंक सर्किट को कपल करना। यहाँ भी अगर देखें तो ये फीडबैक के जरिए टैंक सर्किट को कपल किया हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा VCC से हमारा जब वोल्टेज यहाँ से हमने ये इसे बैटरी के साथ जब इसे प्रोवाइड किया, कोई भी बैरूनी सोर्स से जब हमने इसे करंट प्रोवाइड किया, तो AC करंट यहाँ से आके यहाँ रुक जाएगा RFC चौक पे, क्योंकि इसने AC करंट को ब्लॉक किया हुआ और DC को अलाउ करता है। यहाँ से चलता हुआ आएगा, सॉरी मैं थोड़ा सा वो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का बता दूं। अगर मैं इधर R1 नहीं लगाऊंगा इस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में, तो ये क्या होगा, अगर इसको R1 रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देता हूँ और इसे ओपन सर्किट कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगी रेजिस्टेंस। तो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सारे का सारा यहीं पर हो जाएगा, R2 की तरफ नहीं जाएगा। तो R2 की तरफ जब वोल्टेज ही नहीं जाएगा तो ये फॉरवर्ड बाइस नहीं हो सकेगी। जब फॉरवर्ड बाइस नहीं होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे कलेक्टर की तरफ जाएंगे और इसको चार्ज करेंगे, नहीं ना होगा। इसी तरह अगर मैं R2 को ओपन सर्किट कर देता हूँ और R1 को क्या कर देता हूँ, R2 को मैंने कर दिया ओपन सर्किट कर दिया और R1 को इसको ओपन सर्किट कर दिया, तो क्या होगा, हमारा R1 को रेजिस्टेंस को लगा दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, अब R2 को ओपन सर्किट कर दिया। जब इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, तो हमें यहाँ 360 का फेज चाहिए ना। ये टैंक सर्किट कितने का बना रहा था, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन बना रहा था, कंसीडर कर लें ये 160 का फेज शिफ्ट बना रहा था। वो भी बताऊंगा आपको 180 का, कि 180 की फेज शिफ्ट हमने कैसे की थी। ये ग्राउंड वायर लगाकर यहाँ पर इसकी एक फेज शिफ्ट को ब्लॉक कर दिया था, दूसरी हमें यहाँ से मिलेगी वो भी आपको बताएंगे, और आउटपुट कैसे मिलेगी वो भी आपको डिस्कस करेंगे। तो हुआ अब क्या, अगर ये रेजिस्टेंस R2 को हटा दें तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगी। सर्किट एनालिसिस में पढ़ चुके हैं हम, जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगी तो ये आपका जो एमीटर बेस जंक्शन है ये ज़्यादा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है, तो ये